सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुआशी, सियासी और लीगल चैलेंजेस से भरपूर पहला साल गुजारने के बाद वफाकी हुकूमत पुरएतमाद दिखाई देती है। काबीना में तोसी, अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ, IMF का ताउन और किसी रुकावट के बगैर आइनी इस्लाहात के नफाज से वफाकी हुकूमत ने दूसरे साल का आगाज़ किया है। आज सदर मुमलिकत ने भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया है। गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी और मौजूदा साल का एजेंडा भी बयान किया है। लेकिन क्या हुकूमत टेक ऑफ पोजीशन में आ गई है या चैलेंजेस अभी भी बाकी है? ये हम पूछेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब। तारड़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कई अहम इशूज़ हैं जो आपके साथ आज मैंने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो सदर मुमलिकत का खिताब था, इसमें जो अपोजिशन का ओवरऑल रवैया था, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जब सदर का खिताब होता है तो ये एक आईनी तकाजा है और सदर जो है वो फेडरेशन की अलामत होते हैं, तो उनकी बात सुननी चाहिए थी। शायद अगर सुन लेते तो मुल्क की मईशत के हवाले से, मुल्की मामलात के हवाले से, वफाक के हवाले से, सूबों के हवाले से जो तरजीहात हैं वो समझ आ जाती और इनको पता लग जाता कि जो मुल्क में एक बेहतरी आ रही है तमाम मामलात के अंदर, उस हवाले से एक बेहतर तरीके से वो अपनी इस्लाह भी कर सकते और मुस्बत उसमें से जो पॉइंट्स थे वो लेके तो आगे बढ़ सकते और पाकिस्तान की आवाम की खातिर कम से कम सुन लेते। तो उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं सुना और जो शोर शराबा किया, मैं समझता हूँ अफसोसनाक है और काबिल मज़म्मत है। और तकरीर में बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, अगर सुनते तो उस पर अमल भी कर सकते और अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए बहुत सारी चीज़ें इनको मिल जाती। तारड़ साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी गवर्नमेंट टेक ऑफ कर गई है तो आपका जवाब हाँ में है, नहीं में है, क्या होगा? देखिए, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अल्लाह के फजल से वो बहुत ही मुस्बत हैं। आप अगर देखें फॉरेन रेमिटेंसेस, आप अगर देखें जो हमारी स्टॉक मार्केट दिन ब दिन ऊपर जा रही है, आप अगर बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, महंगाई का नीचे जाना, और आपने देखा कि जो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन था, 9.5 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई आई है। फरवरी के महीने में वो 1.5% पे गई, जो कम तरीन सतह है 9.5 साल में। तो ये तमाम चीज़ें, इंटरेस्ट रेट का नीचे जाना, इन्वेस्टमेंट्स का बढ़ना, और देखिए मौशी इशारिये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या अब असर अवाम तक पहुंचना शुरू हुआ है। और इसकी तारीफ हम नहीं कर रहे, अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने तारीफ की, उसके बाद उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने तारीफ की, टर्की के प्रेसिडेंट ने तारीफ की, MD IMF ने कहा कि जी आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपने इकोनॉमी को संभाला है। तो ये तमाम इशारिये और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं और हम डिफॉल्ट के दहाने से उठ के इस्तेहकाम की तरफ, और इस्तेहकाम से हम अब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को बड़ा मुस्बत समझता हूँ। अच्छा, मुझे एक ज़रा ये बताइएगा कि आपके पास क्या रोड मैप या ऐसी प्लानिंग है जिससे आपको लगता है कि जो अवाम की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है उसको आप सीमेंट कर सकते हैं? और एक और चीज़ जो है वो ये है कि हम देख रहे हैं मैक्रो इंडिकेटर्स की जो आप बात करें, ये बात दुरुस्त है कि उसमें बेहतरी आई है, लेकिन जो अवाम की कुव्वत ख़रीद है, परचेजिंग पावर है, वो नहीं बढ़ी। इन्फ्लेशन ज़रूर नीचे गई है, लेकिन कुव्वत ख़रीद कैसे बेहतर हो, उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि परचेजिंग पावर पैरिटी जो है उसमें भी बेहतरी आई है। आटा पिछले साल आप कंपेयर कर लें कि एक साल में आटे की कीमत कितना नीचे आई है। आप पेट्रोल को कंपेयर कर लें कि एक साल पहले पेट्रोल कहाँ पे था, अब कहाँ पे है। और अभी आप देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे जा रही है। उम्मीद की जा सकती है कि पेट्रोल की प्राइसेस मजीद कमी है उसमें आएगी। तो देखिए ना, ये दो चीजें हैं जो इन्फ्लेशन को ड्राइव करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी की जिंदगी में ये बेहतरी जरूर आई है। बिजली और गैस के बिल में जो सब्सिडी दी गई उसमें नुमायां कमी की गई। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो एक आम आदमी को इम्पैक्ट करते हैं। आटा, पेट्रोल, बिजली, गैस, तो जब इसमें कमी आई है तो मैं नहीं कहता कि जमीन आसमान का फर्क पड़ा, बट कमी जरूर आई है।
तो उससे आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ भी रही है और मजीद भी आएगी। और मैं ये समझता हूँ कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बेहतरी है उसका ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है और अगले चंद माह में वो मजीद बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। लेकिन ऑयल प्राइसेस का तो बहुत सारा कनेक्शन होता है इंटरनेशनल रेट्स के साथ। जब वहाँ डाउन होती हैं ऑयल प्राइसेस तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी डाउन होती हैं। अभी आपने आटे की एग्जांपल दी है, या ये जो अशिया खुरनोश हैं, फूड आइटम्स हैं, आम बंदे की ज़िंदगी पे ये ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। गंदम की भी सपोर्ट प्राइस और इन चीज़ों पे बड़ी बहस होती रही है, लेकिन ये जो आम बंदे की ज़िंदगी है उसकी जो अशिया खुरनोश है उसमें अगर मैं आपसे स्पेसिफिक पूछूं कितने अगले महीनों में या साल में आप जो है वो फूड प्राइसेस को, फूड इन्फ्लेशन को नीचे ला सकते हैं, ये क्या असेसमेंट है आप लोगों? देखिए, फूड इन्फ्लेशन रूरल अर्बन दोनों में कमी आई है और वाज़ेह कमी आई है। और फूड इन्फ्लेशन में कमी की बुनियादी वजह जो नजर आती है वो यही नजर आती है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डिफरेंट कमोडिटीज की कीमतों में भी, जिस तरह आटे की कीमत का मैंने कहा, ऑब्वियसली रोटी सस्ती हुई उससे, तो आने वाले चंद माह के अंदर मजीद इसमें जब कमी वाकया होगी ऑन ग्राउंड इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा। और अभी रमजान के अंदर भी एक चेकिंग का मैकेनिज्म किया गया है, इसमें सूबों का बड़ा किरदार है कि वो ग्राम फरोशी को रोकें, ओवर चार्जिंग, ओवर प्राइसिंग को रोकें। तो ये मिलजुल के इंशाल्लाह ताला तो ये चीनी की प्राइस क्यों बढ़ी है तारक साहब? प्राइस के हवाले से बड़ा एक स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म मौजूद है, स्मगलिंग को भी रोका गया है, एफपीआर ने भी मेजर्स लिए हैं। तो इस पे भी एक कमेटी बनी है, वो इसको देख रही है और हम ये समझते हैं कि ये इसमें कमी वाकया होनी चाहिए और अगले चंद दिनों के अंदर इसमें वाज़ेह कमी नजर आएगी, क्योंकि ये एक ऐसी कमोडिटी है जो रमजान में ज्यादा इस्तेमाल होती है और लोगों की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा इसको इस्तेमाल करें। तो उस हवाले से हो सकता है कि कई जगहों पे कोई थोड़ी बहुत किल्लत का मामला हो, मगर इसको एड्रेस किया जा रहा है और इसको अच्छी तरह एड्रेस करेंगे। राइट। अच्छा, अब ये मुझे ज़रा समझाएं कि ये जो आप कह रहे हैं बिजली की कीमतों में भी कमी होने वाली है, इत्तलात हैं, कितने फीसद जो है वो कमी होगी और वो किसी खास सेक्टर के अंदर होगी या ओवरऑल कमी की जाएगी? देखिए, अभी पीछे आपने देखा कि गर्मियों के सीजन में 50 अरब रुपए की सब्सिडी फेडरल गवर्नमेंट ने दी, 45 अरब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दी। मैं अभी तो बहुत कबल वक्त होगा ये ऐलान करना, पीएम साहब खुद कुछ ऐलान करेंगे जो भी बिजली के हवाले से करेंगे। उस पर काफी वर्किंग हुई है, टास्क फोर्स ने बहुत काम किया है, वजीर बिजली अवैस लगारी साहब ने बहुत काम किया है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि उनकी अवलीन तरजीह है कि हर हवाले से बिजली में अवाम को रिलीफ दिया जाए और उसके लिए वो दिन रात इस पे बड़ी फोकस किए हुए हैं और एक मजबूत हिकमत अमली और एक मजबूत प्लान का वो खुद इंशाल्लाह ताला ऐलान करें। राइट। चले, वो तो हम प्राइस ज्यादा परसेंटेज और उसमें नहीं जाते, रेट कितना डिक्लाइन होगा, लेकिन कितने अरसे में हो जाएगा? यानी दिन लगेंगे, हफ्ते लगेंगे या महीने लगेंगे इसमें भी? तो में इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट और इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। राइट। IMF की क्या पोजीशन है? वो जो किस्त अब रिलीज होनी है उसके लिए मामलात क्लियर हैं या फिर वो जो टैक्स शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए कोई मिनी बजट भी लाने वाले हैं आप? देखिए, मिनी बजट तो आउट ऑफ क्वेश्चन है और वजीर आजम साहब की खसूसी काविश के तहत आपने देखा कि जो बैंक्स का विंडफॉल प्रॉफिट था जो हुकूमत को आना चाहिए था, वो स्टे ऑर्डर चल रहा था बहुत अरसे से, 1.5 साल से। वो वजीर आजम साहब ने खुद एफर्ट करके वो स्टे ऑर्डर विकेट करवाया। 23 अरब रुपया एक दिन के अंदर बैंक से हुकूमती खजाने में शिफ्ट हुआ और इस तरह के कई मेजर जो हैं वो लिए जा रहे हैं। और एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्शन में वजीर आजम साहब की जाती काविश जो उन्होंने की है, जिसके तहत मैं समझता हूँ कि एक्स्ट्रा मेजर भी लिए गए हैं, डिजिटाइजेशन की तरफ भी जाया गया है और एफपीआर ने बड़ी इस पे मेहनत की है और कुछ कमोडिटीज का उन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट किया है, जिसमें शुगर एक ऐसी कमोडिटी है जिसपे मिल्क के अंदर जखीरा अंदोजी को खत्म करके एक बाकायदा निज़ाम लाया गया जिसके तहत इसको इंश्योर किया गया कि टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हो। तो मिनी बजट तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, मगर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि IMF के मामलात बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। IMF ने पाकिस्तान की तारीफ की, पाकिस्तान के रिफॉर्म्स की तारीफ की और ये सारी तारीफ इसलिए की कि उनको ऑन ग्राउंड नजर आया है कि पाकिस्तान की हुकूमत सीरियस है रिफॉर्म्स के अंदर और वो अपने रेवेन्यू शॉर्टफॉल को कवर करेंगे। सर, सैलरी क्लास पे मजीद बर्डन तो नहीं डालने वाले टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए और कुछ रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं ना, क्योंकि सैलरी क्लास तो ऑलरेडी ओवर बर्डनड है इस मुल्क के अंदर। देखिए, वजीर आजम साहब ये खुद भी बार बार कह चुके और बरमला इस चीज का इजहार कर चुके कि
सैलरीड क्लास का अगर उनके बस में हो तो वो 1 मिनट में वो बोझ हटा दें, वो टैक्स कम कर दें। रेस्ट अश्योर्ड जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी सबसे पहले जो है वो सैलरीड क्लास को रिलीफ दिया जाएगा। राइट अच्छा, जरा पॉलिटिकल मैटर्स डिस्कस करते हैं। मुझे बताइएगा कि बानी पीटीआई से कोई फ्रंट डोर या बैक डोर राब्ता जारी है या नहीं? देखिए, ना तो जारी है ना इसका कोई इम्कान है। वो इररिलेवेंट हो चुके। 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर उनको करप्शन में सजा हो चुकी। दुनिया के जो मेन सहाफती इदारे हैं उन्होंने हेडलाइनें लगाई पूरी दुनिया के अंदर, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसको करप्शन की सजा हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि वो तो इररिलेवेंट है, उसकी चीज की बातचीत करें। एक नेगोशिएशन चल रही थी, उनकी अपनी पार्टी ने उसको अबॉर्ट किया और वो निकल गए नेगोशिएशन में से। तो किसको कसूरवार ठहराया जाए? और मैं समझता हूँ कि किसी ऐसे शख्स से जो 9 मई में मुलव्विस हो और जिसपे करप्शन की केसेस साबित हो चुके हों, क्या बातचीत करेंगे? अब तो पाकिस्तान की मईशत के टेक ऑफ की बात है और बानी चेयरमैन पीटीआई इररिलेवेंट हो चुके। तो मैं समझता हूँ कि इररिलेवेंट शख्स से बात करने का ना तो कोई फायदा है और ना इसका कोई इम्कान है। और मुस्तकबिल में भी उनसे कोई बैकडोर या बातचीत का नजर नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख ही नजर आता है, उसमें कोई उनके लिए होप नजर नहीं आती है। तो मैं समझता हूँ कि कोई बातचीत का कोई इम्कान नहीं है। राइट सो जो उनकी प्रोसिक्यूशन है, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? या आप भी, क्योंकि हमने देखा है 9 मई के लिए पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट प्रोसिक्यूशन की हेल्प ली है, जो बानी पीटीआई के केसेस में प्रोसिक्यूशन है उससे आप मुतमईन हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो प्रोसिक्यूशन थी, अच्छे प्रोसिक्यूटर्स को लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और जो अच्छे प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको लाने के हवाले से इस पे भरपूर रिफॉर्म्स के तहत ये कोशिश की जा रही है। सेक्टर का जो केस होता है उसमें अच्छे लॉयर्स खड़े होते हैं। सरकार के केसेस में देखने में आया है कि अक्सर औकात लॉयर्स जो हैं वो रूटीन में चले जाते हैं। तो बहुत सारे केसेस में अच्छे स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स लाए गए हैं, काबिल लोगों को लाया गया है ताकि एक लीगल बहस भी अच्छी हो और केस अच्छे तरीके से आर्ग्यू हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑलरेडी आपने देखा कि 190 बिलियन पाउंड में इन्होंने अपना केस डिफेंड ही नहीं किया। तो ये मजहब कार्ड इस्तेमाल किया, मजहब के पीछे छुप के करप्शन के इल्जामात को जो है वो उन्होंने साइड पे करने की कोशिश की। तो ये तो कोई जवाब नहीं है कि आप मजहब को बीच में ले आए, आप अपना लीगल जवाब दें कि आपसे गलती हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है। तो ये मामला है और मैं समझता हूँ कि इसका कोई, इनकी जो प्रोसिक्यूशन है बिल्कुल मामला क्लियर हैं कि आपके सामने शफकत महमूद साहब ने और शमशान बुखारी साहब ने और बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक मीटिंग हुई जिसमें हमने कहा कि 9 मई के हमले मत करें। तो मीटिंग तो बानी चेयरमैन पीटीआई चेयर कर रहे थे, उसमें तो कोई शक नहीं है। और जो लोगों को कहा कि अपने अपने टारगेट तक पहुंचो, अपने अपने हदफ तक पहुंचो, वो सबके सामने। ये जो इत्तेहाद बन रहा है बज़ाहिर, वैसे मुझे तो इसमें कोई ख़ास मजबूती नहीं दिखाई दे रही जब इसको हम एनालाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सियासत में कुछ नहीं पता होता। लेकिन मौलाना साहब की पीटीआई के साथ जो कुर्बत या ताल्लुक बढ़ रहा है, इससे आपकी हुकूमत कोई थ्रेट फील करती है, कोई ख़तरा फील करती है? देखिए, मैं समझता हूँ मौलाना साहब हमारे एक फितरी इत्तेहादी भी हैं, उनसे इज्जत एहतराम का, तकरीब का एक रिश्ता भी है, और वो जो भी फैसला करते हैं, एक बड़े जीरक और एक बड़े तजर्बेकार सियासतदान हैं। वो जो भी फैसला करते हैं पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में फैसला करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम में भी उन्होंने अपना वक्त लिया, कुछ शिकें निकली, कुछ शिकें ऐड हुई, और एक मामला फहमी के साथ और बहुत तदब्बर के साथ वो फैसला किया। तो मैं समझता हूँ कोई इस चीज़ से खतरा नहीं है, और वो जो भी फैसला करते हैं पाकिस्तान के मफाद को देखते हुए करते हैं। तो हमारा तो उनसे बड़ा अच्छा एक रिलेशनशिप भी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो पीटीआई के साथ जाएंगे उनके एहतजाजी कॉल के साथ। अभी भी आप लोगों का कोई ऐसा राब्ता है कि ये इत्तेहाद बन ना सके, डिफ्यूज हो जाए चीजें? देखिए, मौलाना साहब की तरफ हम गए थे उनकी तीमारदारी के लिए, और उनसे बड़ी अच्छी एक मीटिंग हुई। मैं वज़ीर आज़म साहब के हमरा था, तो उनसे बड़ा अच्छा हमारा एक ताल्लुक है। तो वो ये पीटीआई का एक अपना माइंडसेट है, उनका अपना एहतजाज का तरीका है। मौलाना साहब तो पुरअमन एहतजाज करते हैं, पीटीआई वाले पुरअमन एहतजाज में यकीन ही नहीं रखते। तो मुझे नहीं लगता कि वो इनके साथ जाएंगे किसी भी एहतजाजी तहरीक के अंदर। आप लोगों को कोई यकीन दिलाया उन्होंने कि किसी हद से आगे नहीं जाएंगे? देखिए, इस पे स्पेसिफिकली तो बात नहीं हुई, मगर जनरली जो मामलात लगते हैं, मेरी राय है, सेंस क्या है? मेरा सेंस यही है कि वो नहीं जाएंगे पीटीआई के साथ किसी भी एहतजाजी तहरीक। और ये सेंस आपने उनसे गुफ्तगू करके डेवलप किया?
नहीं, ये मेरा एक ओवरऑल एक पॉलिटिकल सेंस है, मैं उसके तहत ही बात कर रहा हूं। ओके, अब ज़रा काबीना डिस्कस कर लेते हैं। काबीना आपकी बड़ी हो गई है, कुछ शफल हो गई वजारतें, कुछ नए लोग आ गए, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी में आपकी नज़र आए। कुछ मुझे बताइएगा कि कुछ लोग आप लोगों के नाराज़ भी थे इस सारे प्रोसेस में, वो सेटल हो गया है मामला और ये चीज़ें बिल्कुल डस्ट सेटल हो गई है कि कुछ आपके अपने लोगों के भी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वजारतों के मामले में? बड़ी खुश उस्लूबी के साथ और बड़े तदब्बर के साथ, बड़ी मामला फहमी के साथ तमाम मामला तय हुए और छोटी मोटी नाराजगियां जहां थी वो सॉर्ट आउट हो गई और एक तजर्बेकार और एक बड़ी वेल बैलेंस जो है वो काबीना आई है। और जो पोर्टफोलियो भी दिए गए हैं बड़े सोच समझ के दिए गए हैं, बड़े काबिल लोग हैं, बड़ा तजर्बा रखते हैं और सलाहियत रखते हैं चीज़ों को टर्न अराउंड करने की। तो इनके आने से मैं समझता हूँ कि मजीद मामला बेहतर होंगे गवर्नेंस के और एक ओवरऑल पाकिस्तान में जो एक पॉजिटिव इमेज है, जो फील गुड फैक्टर है, उसमें भी इजाफा होगा। और IMF की तरफ से आप लोगों को इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं दिए गए, क्योंकि वो तो वैसे एक्सपेंडिचर्स कम करने की बात करते हैं, और क्या कैबिनेट के अप्रूवल से पहले IMF के साथ इस पर कोई बात हुई थी? देखिए, इस पर बात तो नहीं हुई, मगर IMF वाले देख रहे थे कि पाकिस्तान की हुकूमत संजीदा है रिफॉर्म्स के अंदर, एक्स्ट्रा मेजर्स ले रहे हैं और इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम मजीद खुल रहे हैं, तो उनको वैसे भी इत्मीनान था पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, जो कि एक अच्छा साइन है। मुझे बताइएगा, ये जो वजारत दाखिला आप लोगों ने, वैसी वजारत दाखिला बड़ी तगड़ी वजारत होती है, इसको मजीद तगड़ा कर दिया आपने। इसमें परवेज़ खटक साहब को भी डाल दिया है, तलाल साहब को भी डाल दिया है। इसकी क्या वजह पेश आई है? वजारत दाखिला को इतना मजबूत करने की क्या जरूरत पड़ी आपको? देखिए, ये मोहसिन का फैसला था। मोहसिन नकवी साहब ये समझते थे कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनको असाइन करने हैं और पार्लियामेंट के अंदर भी जवाब देना होता है, पार्लियामेंट के अंदर भी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, लॉ एंड ऑर्डर है, काउंटर टेररिज्म के चैलेंजेस हैं। तो उन्होंने बेहतर समझा कि वो अपनी टीम को एक्सपैंड करें और वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त की, जिसके नतीजे में उनकी टीम एक्सपैंड हुई। तो ये अच्छा है, बहुत बड़े बड़ी डिवीजन, मिनिस्ट्रीज और महकमे हैं और कई जगह पे MOSP लगाए गए हैं और मिनिस्ट्रीज में भी, सिर्फ इंटीरियर में नहीं लगाए गए। ये जो है तलाल चौधरी साहब तो आपकी पार्टी के हैं ना, लेकिन परवेज खटक साहब की तो भी खैर कोई पार्टी नहीं है। सो दोनों की रिकमेंडेशन मोहसिन नकवी साहब ने दी है या फिर खटक साहब की दी है? सेशन हुई और उन्होंने खुद रेकमेंड किया कि टीम को एक्सपैंड भी करना चाहिए और काम को डेलीगेट भी करना चाहिए, और उस हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे हाथ मजबूत होंगे टीम की एक्सपेंशन से। तो खटक साहब उनकी चॉइस है जी? खटक साहब उनकी चॉइस है? खटक साहब ऑब्वियसली उनकी और वजीर आजम साहब की दोनों की चॉइस है, लेकिन रिकमेंडेशन नकवी साहब की है बेसिकली। जी, लगता यही है कि मोहसिन साहब ने अपनी इंटीरियर के काम को बांटने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, टीम को एक्सपैंड करने के लिए ये तजवीज़ दी। राइट। और अब आपको लगता है कि उनके इस मिनिस्ट्री में आने से KPK में बार बार जो चीफ मिनिस्टर KPK काफिला लेके इस्लामाबाद आते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? खटक साहब की शामिल होने से KPK के अंदर भी जो है वो जिस तरह आप लोगों को मामलात हैंडल करने पड़ते हैं उसमें आसानी होगी? दहशतगर्दी सारी चीज़ें, मामलात जो हैं, चैलेंजेस। उनका KP के हवाले से खासा तजर्बा है और वो वहाँ की गवर्नेंस को भी समझते हैं, उनको वहाँ के मामलात का भी पता है। तो ऑलरेडी PTI वहाँ पे तकसीम है 5-6 ग्रुपों के अंदर और PTI शदीद मुश्किलात का शिकार है। उनकी गवर्नमेंट जो है वो पार्टी पे तनकीद कर रही है, पार्टी गवर्नमेंट पे तनकीद कर रही है। अलीमा ग्रुप, बुशरा ग्रुप, जुनैद अकबर ग्रुप, शेर अफजल मरवत ग्रुप, अली अमीन गंडापुर ग्रुप। तो ये बड़ा अजीब सा मामला है और मैं समझता हूँ कि हमारे पास खटक साहब की यहाँ इंक्लूजन से हमें KP को डील करने में बहुत जो है वो मददगार साबित होंगे खटक साहब। राइट। सो टेररिज्म वाले मामले की पे तारड़ साहब क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत ये जो एक वेव आई है KP बलूचिस्तान में, हमें बहुत सारे वाक़यात इस तरह देखने को मिले। काफ़ी हद तक जो है वो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने उनको नाकाम भी बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे बड़े वाक़यात हुए हैं। सो ये इस मामले को हुकूमत अब किस तरह देख रही है? क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ भी जो है वो मामला ठीक नहीं है, अफ़गान नेशनल्स को जो है उनको वापस भेजने की भी बात हो रही थी। इस सारे प्रोसेस में हुकूमत क्या कर रही है आपकी? देखिए, काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो नेशनल एक्शन प्लान है उसकी एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ है और बड़ी रेगुलरली हो रहा है। उसमें बड़ी एफर्ट्स की जा रही हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं और आए दिन जो है वो हमारे लोग शहीद भी हो रहे हैं, दहशतगर्दों का मुकाबला भी कर रहे हैं, उनको जहन्नम वासिल भी कर रहे हैं। तो इस पे बड़ा फोकस है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी फोकस होना चाहिए इसके ऊपर, उनके साथ हमारी एक अच्छी कोऑर्डिनेशन भी है। ठीक है, मगर
इनको बाकायदा तौर पे एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खड़ा करना होगा। इनको ये कोशिश करनी होगी कि वहां पे भी फॉरेंसिक लैब बने, वहां की जो सेफ सिटी है वो बनाई जाए। राइट। तो हमारा बड़ा फोकस है, और अफगान शहरियों के हवाले से भी आपने देखा ऑलरेडी। तारक साहब, मैं जरा आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। 2-3 सवालात हैं, अगर आप उसके मुझे जल्दी जवाब दे सकें। बिकॉज एक तो ये है कि जो अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया है अनयूजुअल है, ये भी कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड है ना वे, कि कांग्रेस में इस तरह एड्रेस करना, और एक ज़ाहिर एतमाद साजी हुई है काउंटर टेररिज्म के मामले में ही हुकूमत और अमेरिका के दरमियान। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये मामलात अब आगे किस तरफ जा रहे हैं, इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, या ये अभी मामला सिर्फ काउंटर टेररिज्म तक ही है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जब ये पीटीआई वाले एक सियासी बयानियां बना रहे थे पाक यूएस रिलेशनशिप के ऊपर, मैंने तब भी कहा था कि ये स्टेट टू स्टेट मामलात होते हैं, रियासतों के मफादात के तहत, उनके बाहमी ताउन के तहत ये मामलात होते हैं, और फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस होते हैं, फॉरेन पॉलिसी तय होती है, उस फॉरेन पॉलिसी के पीछे थिंक टैंक्स होते हैं। ये पॉलिटिकल रेटरिक से नहीं होता काम। तो जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने तारीफ की पाकिस्तान की, तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली हम तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद रहे हैं, और पाकिस्तान ने हमेशा, स्पेशली जो काउंटर टेररिज्म है, जो एक ह्यूमैनिटी का मसला है, मैनकाइंड का मसला है, इंसानियत का मसला है, उसमें अपना हमेशा किरदार अदा किया। 80,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं इसमें, तो पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये सियासत से बालातर चीजें होती हैं, और ये ताल्लुकात मजीद आगे बढ़ते नजर आते हैं, और इनमें जो है मैं समझता हूँ कि एक आपकी हुकूमत के एतमाद में इजाफा हुआ जी, आपकी हुकूमत के एतमाद में इजाफा हुआ इस प्रोसेस के बाद? देखिए, बैनुल-अक़वामी सतह पे तमाम चीजें जो हुई हैं वो हुकूमत के एतमाद में इजाफे का बायस है। वो एससीओ कॉन्फ्रेंस हो, वो तुर्की के सदर का विजिट हो, वो चीन के प्राइम मिनिस्टर का विजिट हो, वो पाकिस्तान की जो बाकी विजिट हुए हैं जहां प्राइम मिनिस्टर गए हैं वो हो, अमेरिका की ये स्टेटमेंट हो, तो पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पे बहुत पजीराई भी, और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पे साख में बहुत इजाफा हुआ है। थैंक यू सो मच। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो सुन रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। अमेरिका के हरीफ ममालिक के मुकाबले में अमेरिकी इत्तेहादी ज़्यादा मुतासर दिखाई देते हैं। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमेरिकी फार्मूले पर यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ात भी बरकरार हैं। सदर ट्रंप ने अमेरिका के तमाम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को बता दिया है कि अब किसी भी इत्तेहादी को ब्लैंकेट सिक्योरिटी गारंटी नहीं दी जाएगी। नेटो को गैर मौसर करने की भी बातें हो रही हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनने वाले वर्ल्ड ऑर्डर खतरे में है, मगर हाल ही में एक गैर मामूली वाक़या पेश आया है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन की वजह से अमेरिका को मतलूब आलमी दहशतगर्द शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करने का मौका मिला। दाइश के दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। देखना है कि अनसर्टन वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताउन की क्या अहमियत है, क्योंकि काउंटर टेररिज्म की आलमी कोशिशों में पाकिस्तान का अहम किरदार रहा है। दूसरी तरफ पाक अमेरिका ताल्लुकात में कुछ तशवीश तलब मामलात भी हैं। आइंदा चंद दिनों में अमेरिका की जानिब से 12 मुख्तलिफ ममालिक पर सफरी पाबंदियों का निफाज होना है। इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल था। क्या हालिया पाक अमेरिका ताउन के बाद पाकिस्तान को रिलीफ मिल सकता है? सदर ट्रंप के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान और दुनिया कितनी तैयार है, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। चौधरी साहब, बताइएगा कि ये जो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं ट्रंप दौर में, वो ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप का पाकिस्तान को प्रेस करना, कांग्रेस के जॉइंट सेशन में प्रेस करना कितनी इंपॉर्टेंट और बड़ी डेवलपमेंट है? क्योंकि इस पर बहुत सारी बात तो अभी हो चुकी है, लेकिन मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहता हूं कि इसकी सिग्निफिकेंस या इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या होना है। अच्छी पेशरफ्त है। इसकी वजह यह है
कि एक सर्द महरी सी चली आ रही थी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के 4 साल बिल्कुल किसी किस्म की आपस में कोई रवाबित नहीं थे आला सतह पे। तो अभी भी ख्याल यही था कि वो रविश जारी रहेगी कि अचानक हमें ये खबर आई कि इंटेलिजेंस लेवल पे राब्ते हुए हैं और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने एतमाद करके उनसे मदद मांगी। देखें, ये जो बाहमी एतमाद बड़े अरसे से दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन ख़त्म हो गया था, उसका बहाल होना बेहतर है, अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब आपको वो इंटेलिजेंस शेयर करता है जिस पे उसको एतमाद है कि पाकिस्तान और अमेरिका एक ही सफ में खड़े। अच्छा, पहले ज़रा थोड़े मुश्किलात ज़्यादा थे, इसलिए क्योंकि तालिबान के हवाले से अमेरिका को हम पे शकूक थे। अब तो तालिबान की हुकूमत ऐसी अनोखी आई है कि उसने दोस्त क्या दुश्मन क्या सबके साथ अजीब व गरीब रवैया इख्तियार किया है। हालांकि पाकिस्तान ने इनकी वजह से बहुत नुकसान उठाया था। तो ये ओवरऑल खबर अच्छी है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अमेरिका के जो एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चल रही थी वो सारी एक तरफ हो गई है और अब आप अमेरिका के बहुत करीबी दोस्त हो गए। मैं नहीं समझता। अमेरिका के सदर के जो अप्रोच है वो ट्रांजैक्शनल है। वो कुछ मामलात में आपके साथ सख्ती से बरतेंगे, कुछ मामलात में वो तारीफ करेंगे जिस तरह अभी हुआ है। और इमिग्रेशन के ऊपर उनका अपना एक पूरा प्रोग्राम है, पूरी दुनिया के ऊपर वो प्रोग्राम लागू होगा, सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं होगा। आपने देखा कि उनका एक दोस्त हलीफ मुल्क है हिंदुस्तान, उनके वज़ीर आज़म वहाँ पे गए भी थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जब हिंदुस्तानी वापस भेजे तो बेड़ियाँ डालकर और गैर कानूनी जो थे उस तरीके से भेजे। तो ये सर्द और गर्म हवाएं दोनों आती रहेंगी। अच्छा, it has always been transactional relationship between America and Pakistan. I agree with you, और अभी भी यकीनन ट्रांजैक्शनल ही होगा और वो पॉलिसीज़ को अपनी फॉलो करेंगे। लेकिन सर ये अगर हम ज़रा सीरीज़ ऑफ इवेंट्स देखें तो जिस तरह F-16 प्रोग्राम पाकिस्तान का बहाल करना, वो भी काउंटर टेररिज्म में एक तरह का कॉपरेशन बना है। अब क्या जो अगर मैं ये समझूं कि अभी एज वी स्पीक अमेरिका और पाकिस्तान वहाँ खड़े हैं जहाँ पर उनका फोकस ज़्यादा जो है वो दाइश, काउंटर टेररिज्म, ट्रम्प दौर का पाकिस्तान के साथ ज़्यादा फोकस आप समझते हैं कि इन मामलात पर होगा? जी बिल्कुल। देखिए, अमेरिका के लिए अब पाकिस्तान इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। एक तो उनका हिंदुस्तान बाकायदा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दूसरा वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान चीन के कैंप में है, या यूँ समझ लें चीन का बहुत गहरा दोस्त है जो है। तो उनको ये एहसास होता है कि पाकिस्तान जो है हमारे लिए कोई रेलेवेंट नहीं है। जब तक अफगानिस्तान में मौजूद थे तो ठीक है, लेकिन अब जो सूरत हाल तब्दील हो रही है तेज़ी से अफगानिस्तान में, वहाँ अमेरिका इतना बड़ा असला अपना छोड़ के आ गया, जो भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कोताही थी। और उस पे तो ये पाकिस्तान भी ये कहता था कि आप इतनी गैर जिम्मेदाराना विड्रॉल ना करें, और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो उस लिहाज से तो पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप के जो टॉकिंग पॉइंट्स है वो बिल्कुल एक ही हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अमेरिका तो फिर भी किसी ना किसी तरीके से वो अपने पैसे पूरे कर लेगा, क्योंकि उनके पास फ्रोजन फंड्स हैं अफगानिस्तान के, लेकिन मसला तो पाकिस्तान का है। तो इसलिए काउंटर टेररिज्म जो है वो आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन कल को तमाम हमसायों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए होगा। तो इस वजह से अमेरिका, बाकी सारे ममालिक की भी ये दिलचस्पी है कि पाकिस्तान के साथ इसमें कुछ शराकत की जाए, क्योंकि पाकिस्तान ही एक फ्रंट लाइन स्टेट है जो काउंटर टेररिज्म को डील करता है और करता रहा है, माजी में तजर्बा भी है। तो इस लिहाज से ये इसी तरफ ज्यादा तवज्जो रहेगी। एजाज साहब, ये जो अमेरिकी सदर की ख्वाहिश है वहां से असलहा वापस लेने की, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और अगर नहीं है तो फिर इसका एंटीडोट क्या है? क्योंकि वो असलहा तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा होगा जो वहां पर मौजूद है और हो भी रहा है। तो हमारे पास इसका या अमेरिका के पास इसका एंटीडोट क्या है इस असलहे का? एंटीडोट तो यही है कि उन पे दबाव बढ़ाया जाए तालिबान गवर्नमेंट पर। मेरा नहीं ख्याल वो उस दबाव के बावजूद वो असला वापस करेंगे, क्योंकि बहुत सारा असला शायद दूसरी दहशतगर्द तंजीमें जो वहाँ आई हैं उनके हथे चढ़ चुका है, और अगर जो इनके पास है वो ये वापस शायद नहीं करेंगे। तो एक तो ऑलरेडी वो सैंक्शंस में है, अमेरिका वैसे भी उनकी कोई इमदाद नहीं कर रहा।
लेकिन जिस तरह मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज किया कि अमेरिका के पास तो रास्ता है, वो उनके पैसे पकड़ लेगा। तो असल मसला सिर्फ पैसों का नहीं है, $7 बिलियन का असला मारा गया है। असल मसला दहशतगर्दी का है, और वो दहशतगर्दों के हथे चढ़ चुका है। इसलिए पाकिस्तान और अमेरिका और सारे हमसाया ममालिक को भी बड़ा करीबी तावन करना चाहिए। देखिए, ईरान ने तो अभी हाल ही में निकाल दिए सारे अफगानी, हमने भी निकालने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे रिफ्यूजी कैंप्स जो है ना वो स्लीपर सेल्स बने हुए हैं, उनको उनसे मदद मिल रही है। इस वजह से पाकिस्तान को एक बिल्कुल हमागीर किस्म की, यूनिवर्सल किस्म की, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की रजीम लेनी पड़ेगी तालिबान गवर्नमेंट के साथ। तो रवाबित के अलावा हमें अपना बॉर्डर सिक्योरिटी, ये रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं, उनकी भी मदद की जरूरत होगी, क्योंकि उनकी मदद के बगैर तालिबान को वहां जगह मिलती रहेगी। तो ये पूरा एक पैकेज होगा जो हमें डील करना पड़ेगा। ये असला एकदम से वहां से वापस होने का नहीं। सही। तो एजाज साहब, उसके बदले में काउंटर टेररिज्म के लिए क्या फिर हमें भी उसी असलहे की जरूरत नहीं होगी, और क्या आप उसमें अमरीकी कोई तावन देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ में डिफेंस इक्विपमेंट के एस्पेक्ट से, या फिर आप ये कह लें कि जो वेपन रिक्वायर्ड है टू काउंटर दिस? तो दूसरा, क्या हमें इस सूरत में कोई अमेरिका मदद दे सकता है आपके ख्याल में? और फिर जिस तरह सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान से निकलने को एक शर्मनाक अपनी तारीख का वाकया करार दिया, हम इस सारे प्रोसेस के बेनिफिशरी किस तरह हो सकते हैं? हम उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? क्योंकि हम भी उस ज़माने में यही कोशिश कर रहे थे कि अगर अमेरिकन एलिमिनेशन हो या अमेरिकन ट्रूप्स का विड्रॉल हो, तो वो एक तरीके से हो ताकि रीजन डिस्टेबलाइज भी ना हो और कोई बड़ा चैलेंज ना खड़ा हो जाए। और वो हुआ भी वैसा ही, जिस तरह मुकम्मल तौर पे हम भी ऐसा इनखला नहीं चाहते थे और अमरीकी भी नहीं चाहते थे, लेकिन दोनों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। किसी हद तक तो आपके लिए एक रेलेवेंस है। जिस तरह उन्होंने F-16 के स्पेयर पार्ट्स के लिए आपको रकम कहा कि जी आप ठीक है ये ले सकते हैं, अगर पैसे हमारे अपने खर्च होंगे लेकिन ले सकते हैं। शायद इसी किस्म का कोई और थोड़ा बहुत तावन भी चले, पर मुझे को बहुत ज्यादा एक टर्न अराउंड की तवक्को नहीं है। आप देखिए, इस वक्त पूरी तवज्जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की यूक्रेन के ऊपर है, गाजा के ऊपर है। इवन जो उनका मेन राइवल जिसको वो समझते हैं चीन, उधर भी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। तो पाकिस्तान के ऊपर मुझे को बहुत ज्यादा तवज्जो इस वक्त नजर नहीं आ रही। हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तान का उनके साथ चूंकि रवाबित बड़े हैं, हमें अगर अमेरिका पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेक्स अपने बनाना चाहे, हमारी मिनरल डेवलपमेंट में हिस्सा लेना चाहे, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की पाकिस्तान में अगर स्टेक्स बनते हैं, चाहे इकोनॉमिक स्टेक्स हो, तो उससे हमारी स्टेबिलिटी आएगी, हमारे लिए बेहतरी का बंदोबस्त हो सकता है। तो उसमें हमें मेरा ख्याल है हालात का रुख का मोड़ उस तरफ मोड़ना चाहिए कि इक्तिसादी तावन आपस में बढ़ता रहे। जी बढ़े। राइट, थैंक यू सो मच। एजाज चौधरी साहब फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय दे रहे थे तथ्य सूरत हाल का कि अमेरिका के सदर का ये बयान जो है इसका आगे क्या इम्पैक्ट होना है। नाज़रीन, हमने प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।